सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। और जब सखियों से मिल लेते हैं तो जाहिर है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो तो अपने आप किनारे हो जाती है। भाई सखियां इंतजार करती हैं शुभ दोपहरी करके, जब जिस तरह से हमारे श्रोता इंतजार करते हैं और हमारा अभिवादन करते हैं तो वाकई मजा आ जाता है ना जी। और ये 1 घंटा ऐसा नहीं लगता कि हमारा है, यहाँ हम अपनी बातें करेंगे, खूब सारी जानकारियां भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, गाने भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सखियां बहुत कुछ कर रही होंगी। आज हम कार्यक्रम में खास बात जो है, जो परीक्षा का समय चल रहा है, जाहिर है कि थोड़ा बहुत तनाव होता है और ज़रूरी भी है कहते हैं। तो उसके बारे में विवेक शेट्टी जी विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत सुनवाएंगे। और वहीं आज हम बात करेंगे जो हमारा आज का खास वो है श्रृंखला ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला। जी हाँ, तो उड़िया उपन्यास माटी मटाल के बारे में जानकारी साझा करेंगे, ध्वनि प्रदूषण पर बात होगी, और वहीं दुर्गा बाई देशमुख के बारे में बात करेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं जी। तो इस तरह से आज हमारा कार्यक्रम होगा। तो जाहिर है कि सखियां बैठी हैं और हमारे बहुत सारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और जब ये बात होती है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जब जानकारी जैसे जैसे हमें मिलती जाती, तो हमें लगता है कि मतलब महिलाएं, हम सब बहनें कितना कुछ कर लेती थी। जमाना चाहे कोई भी हो, मन में इच्छा हो तो बस वो एक कर ही लेते हैं। कुछ भी समय या कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। जब एक बार कर्म के मैदान में उतर गए तो बस उतर गए। कोई भी चुनौती हो उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसी ही दुर्गाबाई देशमुख हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की वो सेनानी है जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया, बल्कि दीपा कानून की पढ़ाई कर महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत आवाज उठाई। और इतनी कम उम्र में, 12 साल की उम्र में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। अब 15 साल की उम्र में उन्होंने कई ऐसे संस्थानों की नींव डाली जो आज भी मौजूद हैं, है ना? जी बिल्कुल। और 12 साल की उम्र में ही, यानी 1921 में वो 12 साल की हुई थी, तो पहली बार तब ये सुर्खियों में आई थी रेणु जी, जब उन्हें ये पता लगा था कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक सभा को लेकर संबोधन करने वाले उनके शहर में, मतलब वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर की थी, तो वहां वो आने वाले थे। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने वहां के जो आयोजक थे उस सभा के, उनसे उन्होंने कहा कि क्या आग्रह किया कि क्या गांधी जी कुछ समय निकालकर यहाँ की महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि महिलाओं से वो बात करें, क्योंकि वहाँ की जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, विशेष ठीक नहीं थी। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि जब गांधी जी आए तो हम इन सब भी महिलाओं से बात करें। सखियों, हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे 2000 अभी ये बात इन्होंने बताई कि 12 वर्ष की आयु थी उनकी 1921 में। अब सोचिए 1921, आज भी हम जो सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं वो भी बहुत 100% सही नहीं है। और ये उस समय किसी महिला का इस तरह से आवाज उठाना और आयोजकों के पास जाकर कहना अपने आप में बहुत ही साहस का कार्य है। अब हम बता दें कि दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था। अब सोचिए 1909 की पैदाइश की वो बिटिया जो है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में काकीनाडा में के एक मध्यम वर्गीय परिवार में वो जन्म हुआ। तो इस तरह से उस जमाने की स्त्री का इस तरह से आगे आना बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर है कि जब आयोजकों ने देखा तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। मतलब जाहिर है उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये तो कुछ ऐसे ही खिलवाड़ करने आई है। लेकिन उन्होंने फिर मजाक उड़ाने के लिए कहा कि अगर वो उपहार के रूप में देने के लिए 5,000 रुपए जमा कर सके तब वो मिल सकती हैं। अब दुर्गाबाई ने 1 हफ्ते के भीतर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर ली। और दुर्गाबाई ने जब इस बारे में आयोजकों को बताया तब वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी के पास तो अलग से 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन दुर्गाबाई टस से मस नहीं हुई और उन्होंने आखिरकार आयोजकों को उनका वादा निभाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी बात है। जाहिर है कि जिसने इतनी कम समय में 5,000 रुपए, उस जमाने का 5,000 मतलब बहुत बड़ी रकम थी, छोटी रकम नहीं है, इकट्ठा कर लिया, तो जाहिर है कि इसी से समझ जाना चाहिए था कि वो अपने जो भी निर्णय है, जो भी बात है, उससे वो टस से मस होने वाली नहीं है। यानी कि बहुत प्रबल व्यक्तित्व वाली महिला थी। जी। और कार्यक्रम का जब आयोजन उनके स्कूल में ही हुआ, वहां पर गांधी जी आए, उन्होंने महिलाओं से आधे घंटे तक बातचीत करी, मतलब उन्हें संबोधित किया और गांधी जी के पास ही वो खड़ी रही। और जब वो गांधी जी जो भाषण दे रहे थे ना महिलाओं के लिए, उन्होंने तेलुगु भाषा में अनुवाद किया, जिन्हें
हिंदी नहीं आती थी। क्या बात है। और इस तरह से जिसको कहते हैं कि टाइम लाइन ट्रांसलेशन जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है जी। अगर हम अनुवाद अलग तरह से करते हैं तो उसमें आपको खूब इफरात समय होता है, लेकिन इस तरह से तुरंत के तुरंत कोई बोल रहा हो और आप जैसे बोल रहे हो, इसको टाइम लाइन ट्रांसलेशन कहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी इसे द्विभाषिया भी कहते हैं। और इस बात से गांधी जी उस जमाने की बात है कि इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के उनके दौरे पर दुर्गाबाई को द्विभाषी के रूप में अपने साथ चलने के लिए कहा। ये वो समय था कि जब अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और गांधी जी के साथ चलने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, जेल भी जा सकते थे वो। लेकिन इन बातों का दुर्गाबाई पर कोई भी फर्क मतलब असर ही नहीं पड़ा। इसके बाद वो कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम की कई मुहिमों का हिस्सा बन गई। जी। और ये जो पहली मुहिम जो थी उनकी, उसके बाद राष्ट्रीय भावना से वो इतनी ओतप्रोत हो गई कि जब वापस लौटी तो अपने स्कूल को छोड़कर अंग्रेजों से ने जो स्थापित किए थे स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाले, उनके खिलाफ उन्होंने परचम लहरा दिया। फिर उन्होंने हिंदी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए बालिका पाठशाला मतलब एक हिंदी कन्या विद्यालय उन्होंने खोला। और उन्होंने ऐसे समय में स्कूल चलाया जबकि वो खुद भी मतलब उनकी उम्र भी स्कूल में ही पढ़ने की थी। बताओ कितनी बड़ी बात है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ था और 2 बच्चों में वो बड़ी थी। परिवार के सीमित संसाधनों के बावजूद उनके पिता समाज सेवा करते थे, जिसका जाहिर है कि उनके पर भी इसका असर पड़ा। और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार दुर्गाबाई का विवाह 8 वर्ष की उम्र में ही एक जमींदार के लड़के से कर दिया गया। अब जाहिर है कि उस समय विवाह के बाद लड़कियां एक उम्र तक अपने माता पिता के घर में ही रहती थीं, बाद में अपने ससुराल जाती थीं। लेकिन जब दुर्गाबाई उस समय उस उम्र पर पहुंची जिस समय उन्हें ससुराल जाना था, वो उस समय रीति रिवाजों को चुनौती देने लगी थीं और समाज सुधार के बारे में सोचने लगी थीं। 15 वर्ष की उम्र में वे वैवाहिक बंधन से मुक्त हो गईं। जी, ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा निर्णय लेना और परिवार को भी सहमत करना बहुत बड़ी बात है। और अपने बाल्यकाल में ही दुर्गाबाई ने न्याय के प्रति चेतना जाग चुकी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए तो लड़ने की ठान ही ली थी। 1930 में अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के लिए महिला सत्याग्रहियों को जमा कर लिया और इसको लेकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल भेज दिया। और जेल से छूटते ही दुर्गाबाई ने तय कर लिया कि वो कानून की पढ़ाई करेंगी और उन लोगों की मुफ्त में कानूनी मदद करेंगी जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया। अब इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और महिलाओं के लिए हॉस्टल भी खुलवाया। किस तरीके से पहली बार इस तरह से जो इन्होंने काम किया वो अपने आप में मिसाल है। और 1942 में एक मशहूर आपराधिक वकील बन गई थी। जी। और 1946 में दुर्गाबाई को संविधान सभा में नियुक्त किया गया और 389 सदस्यीय संविधान सभा में तब 15 महिलाएं थी। एक तरफ जहां बड़े-बड़े विद्वान भारतीय संविधान रचना में लगे थे, वहीं दुर्गाबाई हिंदू कोड विधेयक के तहत संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के वहां से लेकर न्यायपालिका की स्वायत्तता और बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। 1950 में फिर दुर्गाबाई को योजना आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया और वो आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थीं। 1953 में उन्होंने चिंतामण देशमुख से शादी की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। जी। 1975 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा और 1981 में दुर्गाबाई जी ने अलविदा कह दिया सबको। उन्होंने अपने पीछे संस्थानों की एक ऐसी विरासत छोड़ी रेणु जी, जो आज भी हर साल हजारों लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। बिल्कुल। आंध्र विश्वविद्यालय जहां उन्होंने लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू किया था, तो उन्होंने जाहिर है कि अपने एक विभाग का नाम दुर्गाबाई के नाम पर रखा है, जिसे डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज कहा जाता है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए जो पहली बार किए गए थे, जैसे हॉस्टल की बात हो या उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। 5 दिन के अंदर 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेना अपने आप में बहुत बेमिसाल काम उन्होंने किए। उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य
शस्यश्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरं सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनादकरले सप्तकोटि भुजैर्वित करकरवाले सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनादकरले सप्तकोटि भुजैर्वित करकरवाले रघुलकेनु मैं तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 देश के लिए हम सब यूं ही जज्बा हमारा बना रहे, हमेशा नतमस्तक रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपना काम और देश के लिए आन बान की बात आए तो हम जी जान से जुट जाएं। ये हम बराबर हमें संकल्प लेते रहना चाहिए और कोई भी मौका है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये हम जब प्रेरक व्यक्तित्व में खास तौर से जब हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करते हैं तो विशेष तौर से इसीलिए करते हैं कि माताएं अपने बच्चों में वो नींव डालें। स्वयं तो तैयार रहे ही हम लोग, लेकिन आगे वाली पीढ़ी के लिए ये तैयार करें इस तरह से कि बच्चों में वो जज्बा बना रहे। जी, और एक मन में जिम्मेदारी भी आ जाती है कि हाँ, अपने लिए, परिवार के लिए तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन देश के लिए भी हमें कुछ तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अगर ये नहीं है कि हर वक्त हमारे सीमा पर लड़ाई चल रही है और हमें जाना है, हाँ, लेकिन जहाँ जो भी हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं उसे 100% करें तो अपने आप में एक देश सेवा है ना। और ये जब बात आती है कि साहित्य रचने की बात आती है तो अलग अलग हमारे देश में देखो ना, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जिसमें हर भाषा के लोगों को, हर भाषा की जो कृतियां हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो आज हम जो है कि इस पर माटी मटाल जो हमने जैसे बताया कि ये उड़िया उपन्यास है, इसको मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। श्री गोपीनाथ महांती की ज्ञानपीठ पुरस्कार कृति माटी मटाल है और इस उपन्यास को भारतीय साहित्य की शीर्ष कृतियों में से एक माना जाता है और इसको 1973 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी वर्ष डॉक्टर दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे के कन्नड़ काव्य संग्रह नाकुंतित को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी कि दोनों कृतियों को बराबर से सम्मान दिया गया। जी, महांती जी को शासकीय नौकरी के कारण रेणु जी कई बार अलग अलग जगह घूमना पड़ता था और अलग अलग उनके पद भी होते थे, प्रमोशन जैसे कहते हैं ना वो होता था, तो उस वजह से उनको कई गांव शहर घूमने होते थे। और इसी दौरान उन्हें उड़ीसा के ग्रामीण जीवन, जो वहाँ का जो ग्राम्य जीवन है और आदिवासियों की जो जीवन पद्धति है, उनके क्या विचार हैं, उनकी संस्कृति, मान्यताएं क्या हैं, समस्याएं, उनको इन सभी बातों को उनको जानने का मौका मिला। या यूं कहिए कि उन्होंने स्वयं देखा भोगा है। बिल्कुल, यानी पास से देखा। जी, और इन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपनी इस उपन्यास माटी मटेल में, जैसे कहिए ना, पूरा अनुभव उसमें उतार दिया। बिल्कुल। माटी मटाल उड़िया में लगभग 1000 पृष्ठों का उपन्यास है और इसमें जैसे जैसे कथा का विस्तार होता है, जाहिर है पात्र भी बढ़ते जाते हैं और उनके मानसिक उथल पुथल का संसार है, क्रिया प्रतिक्रिया को अलग अलग रूप से निखारा गया है। और वो कुछ इस तरह से है कि
हमें सब पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि उपन्यास का एक एक चरित्र सजीव हो उठा है और पढ़ते हुए पाठक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी, उपन्यास के कई पात्रों में जो मुख्य पात्र हैं वो है रवि और नायिका है छवि। तो माटी मटाल की कहानी इन दोनों के प्रेम संबंधों को केंद्र में रखते हुए आगे चलती है और आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाहरी आवरण से यूं ऐसे दिखने में लगती है कि उपन्यास बहुत भारी सी है, बड़ी सी है, लेकिन लेखन के कोमल स्पर्श से बिल्कुल सजी सवरी है ये। जब रवि और छवि का लाज से ढका इनका ये जो प्रेम है, बहुत संघर्षों को देखता है, विडंबनाओं और अपवादों को झेलता हुआ जब विवाह में तब्दील होता है, तो जीवन के सहज तब लगता है कि जीवन जैसे सहज संगीत सा आनंद दे रहा है। बिल्कुल, और कहानी में बहुत इसी तरह से मोड़ आते हैं, घुमाव आते हैं। विवाह उपरांत ही दोनों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जैसा कि अक्सर होता है, पर यूं कहें कि लेखनी की मधुरता बनी रहती है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे भी कुछ बड़ा संघर्ष सा दिखाई दे रहा है। महांती ने उपन्यास की शुरुआत और अंत को जैसे एक मय करते हुए एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में रख दिया है। शुरुआत में रवि संध्या की लालिमा में अकेला चला जा रहा है। शुरुआत में कहा गया है रवि संध्या की लालिमा में अकेला चला जा रहा है, और उपन्यास के अंत में छवि उसी लालिमा के पथ पर बढ़ती चली जा रही है अपने लक्ष्य की ओर। जी, और जिस पेड़ की बाह थामकर उसकी छाया में जो छवि, जो नायिका है, वो क्षण भर खड़ी रहना चाहती थी, वो उस छाया का सुख 2 घड़ी ठहर के भी ले नहीं पाती है। फिर पीछे से उसकी सखी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, पगली कहाँ रुक गई? देख ना कितना लंबा रास्ता है और तुझे किस महान लक्ष्य तक पहुंचना है। और छवि कुछ क्षण रुक कर आगे बढ़ती है, मानो उस कोष्ठक से शायद बाहर निकल जाएगी, लेकिन गोपी जी ने यही उपन्यास खत्म कर दिया, कहानी यहीं पर रोक दी। कहा गया कि एक अच्छे लेखक अपने पाठक के ज्ञान, उसकी समझ का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें किया गया है। जी, यानी कि उन्होंने छोड़ा है पाठकों पर कि अब क्या करेगी छवि, ये आप अपने समझ से बताएं। बिल्कुल। गोपीनाथ महांती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ 1955 में उनके उपन्यास अमृतधारा संताना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आपका जन्म, अब हम बता दें कि 1914 में कटक में हुआ और आपने पटना विश्वविद्यालय से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। 1938 में वे ओडिशा प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और 1969 में आप सेवानिवृत्त हुए। आप उत्कल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख भी रहे। जी, और 1986 में उन्होंने सामाजिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और 1991 को सेंट जोस कैलिफोर्निया में आप हमेशा के लिए हम सबको उन्होंने विदा कह दिया। साहित्य जगत में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। माटी मटाल के साथ उन्होंने मन गहिरारा, चासा, दादी बुद्ध, पराजा जैसे उपन्यास लिखे। इसके अलावा लघु कथाओं के 10 संग्रह, 3 नाटक और 2 जीवनी भी आपने लिखी। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि बहुत इनकी जो भी भाषा अगर आपके समझ में आए तो आप जरूर इसे पढ़ें और इसका पूरा आनंद लें। जिस तरह से अभी रवि और छवि की बात चल रही है, एक तो बड़ा रिदमिक सा शब्द है रवि छवि, और जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से शुरुआत की है अंत भी उसी तरह का लालित्यपूर्ण है, तो वाकई बड़ा खूबसूरत लिखा होगा ज़रूर। तो कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। और हम बता दें आपको कि 3:30 पर हम कोशिश करेंगे कि विवेक शेट्टी जो प्रेरक वक्ता हैं यानी कि प्रेरणा देने के लिए बातें करते हैं, उनकी बातचीत हम जरूर सुनेंगे अभी 3:30 पर। जी। वहीं पर एक बात और बता दें दीपा कि कल हम आज प्रेरक की बात चल रही है कि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि बच्चे तनाव मुक्त रहें। तो कल सखी सहेली में हम कोशिश करेंगे कि तनाव मुक्त रहने के लिए एक छोटा सा आप लोगों को अभ्यास करवाएंगे। तो आप सब हल्के कपड़े पहनकर, यानी थोड़े ढीले ढीले आराम वाले कपड़े पहनकर तैयार रहिएगा, और जरूरत पड़े तो आप लिख भी लीजिएगा कि किस तरह से आप अपने बच्चों को एक प्रक्रिया के माध्यम से तनाव मुक्त कर सकते हैं, और केवल बच्चों को नहीं, खुद भी। और ये तो एक बड़ा रोमांच दे मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है कि हाँ कल ढीले कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रही है रेनू जी। बिल्कुल। तो भाई कोशिश हम करेंगे कि भाई आप तनाव मुक्त रहें, लेकिन फिलहाल तनाव मुक्त रहने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, एक गीत सुना जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर।
जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जइयो कहाँ पे हुजूर, क्या बात है। लग रहा था ना कि कहीं हाँ शायद कहीं पेड़ पौधे होंगे खेत खलियान में ये गाना। केवल गाने से लग रहा है। भाई होता भी है, और कुछ इस तरीके की जब थोड़ी सी भी स्थानीय भाषा या बोली आ जाती है तो बड़ी मिठास सी आ जाती है ना। जी बिल्कुल। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम खुले वातावरण में रहें और तरोताज़ा हवा लेते रहें, तो हमारी उम्र भी बढ़े। और कहीं हम ऐसा हो कि हम कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उम्र तो बढ़े ही, लेकिन जब तक की उम्र है और जितनी उम्र है उससे 10 साल कम ही दिखे तो अच्छा है ना। यानी कि चेहरे से हम दिखाई ना दे कि हम कितनी उम्र के है ना। सच बात लेकिन रेणु जी कुछ कुछ ऐसी हम लोगों की आदतें मतलब हो गई हैं, जैसे जैसे जीवन शैली बदलती जा रही है ना, तो कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी बैठ गई हैं कि उन्हें हटाना या उन्हें उनसे निवारण पाना मुश्किल लगता है। बस मुश्किल ही है ना, संभव तो नहीं है। तो जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी हमारी आदतें हैं जिनकी वजह से हम बहुत जल्दी ही उम्रदार दिखने लगते हैं, या जो हमारी उम्र है उससे भी ज्यादा दिखने लगते हैं। उसमें सबसे बड़ी एक आदत है जैसे कि हम लगातार बैठे रहना। हो सकता है कि आपकी नौकरी की मजबूरी हो या कोई भी आपका व्यवसाय है उसमें आपकी बाध्यता हो बैठना, लेकिन फिर भी कुछ समय निकालकर उसमें से आप थोड़ी चहल पहल इधर उधर कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर नौकरी या ऐसा काम है, आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि जिसमें बैठना रहना पड़ता है, तो आप बीच बीच में उठ जाएं, थोड़ा सा चहलकदमी कर ले वहीं पर जहां पर आप हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, अपनी हाथ पैर थोड़े खींच ले, खिंचाव कर ले, तो ये भी आपको स्फूर्ति भी दे देता है। और एक कहता है ना कि थोड़ा सा तरोताजगी आ जाती है, जो आपके जोड़ होते हैं वो खुल जाते हैं, रक्त संचार एक हो जाता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर का रक्तचाप भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहना चाहिए बीच में, नहीं तो एक उसमें गति में, इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज आदि करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि फिर आपका हृदय
कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे जाहिर है कि आप समझ रहे हैं कि अगर हृदय कमजोर हो जाएगा तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि जो भी आपके जमीन पर बैठे रहने, जैसे आपका कपड़ों की दुकान है, पुराने ढंग की है, तो आप जमीन पर बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, तो आप लेकिन उसमें भी थोड़ी कोशिश करें कि पानी जैसे है तो आप दूर रखें उसको, तो पानी पीने के बहाने आप थोड़ा उठेंगे। वैसे भी बाथरूम वगैरह जाना है तो आपको उठना ही है, लेकिन फिर भी पानी बहाने उठें। फिर कुछ और आप जाइए, कुछ घर जाके खाना खाकर आइए, थोड़ा पैदल चल लीजिए बीच में उठकर, कुछ इस तरीके का आपको आदत बदलनी होगी। और एक और जो कारण की जो हम बात कर रहे हैं कि सोने का तरीका भी एक बड़ा कारण है। अब लगेगा यूं कि भाई सोने के तरीके से उम्र बढ़ने का क्या लेना देना, लेकिन जब कोई बहुत से लोगों की आदत होती है पेट के बल सो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल गलत, ये तरीका ही वैसे तो देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। और ऐसे में आपका चेहरा, अगर आप पेट के बल सोएंगे तो चेहरा आपका आ जाएगा तकिए के ऊपर, और फिर धीरे धीरे ये चेहरे पे झुर्रियां बढ़ाने लगती है। हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ये सच है, ये शोध भी हुए हैं कि इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे के लिए तो कहते हैं कि भाई इसे उल्टा सुलाओ तो ये बहुत अच्छे से सोएगा बच्चा, लेकिन बड़ों को इस तरह से नहीं सोना चाहिए। इससे पाचन नहीं होता है, बल्कि आप ऐसे कोशिश करें कि बाईं करवट सोएं, यानी कि आपका बायां कान नीचे हो और इस तरह से सोएं। अगर आपको करवट लेकर सोना है तो आपका पाचन ठीक रहेगा। और जब पाचन अव्यवस्थित होता है पेट के बल सोने से, तो जाहिर है कि आप में बाकी जो त्वचा संबंधी दोष है वो दिखाई देते हैं और फिर आपकी उम्र बढ़ती हुई दिखती है। इसी तरह से धूप में रहना, सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, धूप में रहें जरूर, लेकिन उस समय तक ही रहें जितने तक कि आपके त्वचा पे उसका असर ना आए। त्वचा पर अगर असर आ रहा है तो ना निकले, और निकलना भी है तो सूती कपड़ा पूरी बाह का, पूरे कपड़े बदन को ढककर और वैसे निकलें। और कोशिश करें कि चेहरे के लिए भी आप टोपी लगा लें या किसी तरह से उसको भी लपेट लें और तब धूप में निकलें। बिल्कुल। और साथ में खाने की आदतें, ये तो हम कई बार बात करते हैं कि खाने की आदतों से कितने स्वास्थ्य पे इसका हमें फर्क पड़ता है। और ये तरीका, इसमें एक बात है जो हम कभी सोचते नहीं कि किसी को आदत होती है बड़े बड़े कौर खा लेते हैं। वो तो क्या उससे एक्सरसाइज नहीं हो जाती चेहरे की? उससे जो चेहरे के मांसपेशियां उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आता है रेणु जी, और कहते हैं कि इससे भी झुर्रियां धीरे धीरे चेहरे पे पड़ने लगती है। और तो इसीलिए ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब जो बड़े बड़े कौर खाते होंगे तो अब शायद वो आज से छोटा छोटा कौर लेने लगे और धीमे धीमे खाएं। जी, वैसे भी कहते हैं कि खूब धीरे धीरे, खूब अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि मुंह में जो लार निकलती है वो हमारे पाचन में बहुत सहायक होती है। वो पूरा उसको उसमें, क्योंकि आप ये ना सोचें कि पेट में जब खाना जाता है तभी पचता है। पचने की प्रक्रिया जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, आहार नली में जब जाती है उसके पहले से ही। तो वो जो लार निकलती है वो भी बहुत जरूरत की चीज है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही निकलती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, खूब अच्छी तरह से चबाएं। बल्कि पहले तो कहते थे कि 32 या 34 बार उसको चबाएं आप गिनती करके, तो उसमें एक अलग ढंग की मिठास भी आ जाती है। रोटी अगर केवल सादी भी आप खा रहे हैं तो इन सब का मजा लीजिए और इस तरह से चबाइए तो अच्छा रहेगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। और इसी तरह से शरबत या अगर कोई ठंडा पेय पीने की आदत है तो वो अगर स्ट्रॉ से पीते हैं ना, तो वो भी सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल जी। उसमें भी खिंचाव होता है। और अगर आपको बहुत शौक है कि आप कोई, जैसे आपको गन्ने का रस पीने का बहुत शौक है, तो उसको ग्लास में ले लें और ग्लास से ही पीजिए, उसके साथ में स्ट्रॉ न लीजिए। ये होठ के आसपास की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव देता है और फिर हमारे मुंह के आसपास धीरे धीरे झुर्रियां बढ़ाने लगता है। ये पूरी तरह से झुर्री पर शोध करके आई है दीपा। और इसी तरह से ये हम ये भी बता दें कि स्क्रीन के सामने, यानी कि जब हम टेलीविजन देखते हैं या किसी भी स्क्रीन के सामने बहुत देर तक न देखें। इसके बाद इसी तरह से मोबाइल का जब हम प्रयोग करते हैं तो सिर झुकाकर बैठते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। सिर नीचे रहने के कारण गर्दन में तनाव हो जाता है, झुक जाती है, रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव होता है। आप सब इस तरीके का जिस समस्या वो जरूर देखते होंगे। और जाहिर है कि इन सब से ऊपर है चिंता करना, और चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मस्त रहें और खुश रहें और खूब अच्छी नींद सोएं। और बाकी जो तनाव की बात है, तो जो बच्चे तनाव देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, हम खुद ही ले लेते हैं जी। और अब हम क्या करें, ये एक बातचीत सुनवाएं जो विवेक शेट्टी से बातचीत कर रही हैं। प्रेरक वक्ता हैं ये जो विवेक शेट्टी, इनसे निरुपमा श्रीवास्तव ने बातचीत की है। तो चलिए सुनते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ हैं प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच श्री विवेक शेट्टी जी। योग, जीवन विज्ञान, सात्विक ज्ञान आपके प्रमुख विषय हैं, जिन पर विगत 15 वर्षों से 500 से भी अधिक व्याख्यान
आप विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉर्पोरेट ग्रुप्स आदि में दे चुके हैं। आप जाने माने अखबारों में फ्रीलांस राइटर भी हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निरुपमा जी, एब्सोल्यूट प्लेजर। आपके इस कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो सर, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं और अब जब परीक्षाएं आ गई हैं तो बच्चों पर इसका दबाव बहुत ज्यादा रहता है जी। और देखा गया है कि बच्चों से ज्यादा माता पिता पर भी इसका दबाव बहुत रहता है जी। तो ये जो दबाव है, इसका सामना कैसे किया जाए, ये आप हमें बताएं। जी बिल्कुल निरुपमा जी, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे दृष्टिकोण में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस चर्चा को मैं ले जाऊंगा गोल सेटिंग पे, जिसमें हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि जब आपके सामने एक लक्ष्य है जिसको हम गोल कहते हैं इंग्लिश में, जी। और आपको वो लक्ष्य हासिल करना है, तो गोल सेटिंग की जो प्रक्रिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किस तरह की प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो यहां गलती हो जाती है, इसीलिए स्ट्रेस भी आ जाता है, तनाव भी बढ़ता है और रिजल्ट भी खराब आती है। तो इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा एक सिंपल सी ओलंपिक रेस के एग्जाम्पल से। जी। अभी ओलंपिक रेस में मान लीजिए रनर हुसैन बोल्ट है, हु इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और वो 400 मीटर की रेस दौड़ रहा है ना। सर्कुलर ट्रैक होता है ओलंपिक्स में, है ना, सेमी सर्कल शेप में ट्रैक होता है। तो आपको एक पॉइंट से शुरू होके एक फिनिशिंग पॉइंट रहता है जिसको हम गोल पोस्ट कहते हैं। वहां तक पहुंचना है कम से कम समय में, जितना तेज आप दौड़ सकते हो दौड़ के वहां पहुंचना है, बाकी रनर्स को बीट करना है ना। अभी मान लीजिए जब हुसैन बोल्ट ये रेस दौड़ रहा है, ओके, उसकी एक आंख ट्रैक पे है मान लीजिए, और एक आंख जो है वो फिनिशिंग पोस्ट पे, गोल पोस्ट पे, तो ये रेस वो कभी जीत ही नहीं पाएगा। हालांकि खुदा ने उसको 2 आंखें दी हैं, वो एक ही आंख से दौड़ रहा है, एक आंख उसकी हमेशा फिनिशिंग लाइन पे लगी हुई है। इस तरह वो रेस कभी जीत ही नहीं सकता। और खुदा ना खास्ता अगर वो एक हर्डल रेस रहा तो बार बार गिरेगा, गिरते गिरते शायद सबसे लास्ट कंप्लीट करेगा वो। लेकिन हुसैन बोल्ट ऐसा नहीं दौड़ता है, वो दोनों आंखें बराबर ट्रैक पे लगा के ही दौड़ता है, उसकी एक आंख भी इधर उधर नहीं होती है ना। तो इसको हम कहते हैं, एक बार आपने गोल को आइडेंटिफाई किया कि यहां आपको पहुंचना है, फिर गोल को मन से हटा दीजिए विद कंप्लीट इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम कहते हैं योगा में, बिल्कुल विद एब्सोल्यूट इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तन मन बदन से आप ट्रैक पे अपना पूरा मेहनत कीजिए ट्रैक को कंप्लीट करने में, दौड़ने में। सो दैट इज कॉल्ड इन योगा वी से विद कंप्लीट इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट नेगोशिएट द पाथ, ड्रॉप द गोल। गोल को भूल जाइए, अदरवाइज यू विल बिकम हैंडीकैप्ड। You are like a runner who is running with one eye, though God has blessed you with 2 eyes. आपको 2 आंखें मिली है लेकिन आप एक आंख से दौड़ रहे हो। इसका साइंटिफिक एनालिसिस कैसे होता है? परिणाम पे आपका अगर नजर बना हुआ है हर टाइम 24 घंटे 365 डेज जी, तो आप पूरा जीवन भविष्य में जी रहे हो, बिल्कुल, है ना। भविष्य को जन्म कौन देता है? वर्तमान। और वर्तमान इज लाइक द मदर, माँ है जी, भविष्य बच्चा है। आप एक अगर हेल्दी बच्चा चाहते हो जो स्वस्थ रहे, तो सबसे पहले आपको मदर के हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप वर्तमान को भूल जाते हो, बोलते हो मदर को भूल जाइए आप, वो क्या खाना खाती है, कब खाती है, कितना सोती है, कितना एक्सरसाइज करती है, सब भूल जाइए, सिर्फ भविष्य पे ध्यान दीजिए। बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। वर्तमान जो है वो जन्म देता है भविष्य को। तो एक बार आपने गोल को आइडेंटिफाई किया, भविष्य में रहना भूल जाइए आप जब भविष्य में ही बने रहोगे तो वर्तमान आपका बिखर जाए, और वर्तमान अगर बिखर गया तो भविष्य को स्वस्थ बनाने के ख्याल ही सिर्फ रहेगा आपके मन में, वो स्वस्थ कभी बनेगा नहीं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। तो मतलब हमारे जो विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना है, मेरी कंसंट्रेशन उस विषय पे है कि नहीं है। बिल्कुल। हमारी एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटल सिस्टम की एक और समस्या ये है निरुपमा जी कि माँ बाप, टीचर्स, सब लोग कहते हैं कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कोई ये नहीं सिखाता कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, फोकस कैसे किया जाता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल कॉलेज कर रहा था, 20 साल गुजर गए, 15 साल स्कूल में, फिर 5 साल कॉलेज में, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करोगे। एक क्लासरूम में एक लेक्चर आज तक मुझे याद नहीं है जहां किसी टीचर ने मुझे यह बताया हो
कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, फोकस कैसे किया जाता है। हालांकि हर टीचर ये जरूर कहती है फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान इधर उधर भटकने मत दीजिए, जी। पूरा ध्यान विषय पे रखिए, ये तो वो लोग कह देते हैं, लेकिन फोकस कैसे किया जाए? बिल्कुल, तो यही सवाल आज हम आपसे करना चाहेंगे। अगर आप हमारे जो विद्यार्थी हैं, और ये तो सभी के लिए बेहद जरूरी है कि फोकस कैसे किया जाए। जी, फोकस और कंसंट्रेशन अगर आप सीख जाओ तो बाकी लोग जो 4 घंटे में कर लेंगे वो शायद आप आधे 1 घंटे में कर लोगे, और उतने समय में करके आपकी याददाश्त उसके बारे में बहुत बहुत तेज रहेगी। मतलब आप कभी वो विषय को भूलोगे नहीं अगर आप कंसंट्रेशन और फोकस से उस विषय को पढ़े। सबसे पहले कंसंट्रेशन और फोकस की परिभाषा हम समझते हैं। मैं जब कंसंट्रेशन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जी। या फोकस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उस शब्द का मेरे मन में अर्थ क्या है और आपके मन में अर्थ क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फॉर्मूला 1 रेसिंग रैली हो रही है, फॉर्मूला 1 कार्स की, और आप एक निरुपमा जी एक फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है मान लीजिए, हाँ जी। 200, 300, 400 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चला रही हैं आप ट्रैक पे, रेसिंग ट्रैक पे, और आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग जो ये कंपटीशन है वो आपको जीतना है ना। जब आप गाड़ी चला रही हैं, क्या आप ये सोच सकती हैं कि मम्मी ने खाने के लिए डिनर में क्या बनाया होगा? ये ख्याल आएगा मन में? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है उस स्पीड पे है, जहां चूके वहीं आप गए। नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो आप नजर नहीं हटा सकते हैं, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, है ना। जब आप बंजी जंपिंग करते हैं, अगर आप बंजी जंपिंग के लिए अगर जाते हो, बड़ी ऊंचाई से कूदना है, कूदने के बाद आप जब आपका फ्री फॉल हो रहा है नीचे, तभी आप ये तो नहीं सोच सकते कि अगले संडे पिकनिक कहाँ जाना है, नहीं सोच सकते ना। दैट इज कंसंट्रेशन एंड फोकस। आपको क्षण में रहना पड़ेगा, वो क्षण ही जीवन है। ओके। और हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत की ये नाम कैसे पड़ा? इसका भी कंसंट्रेशन और फोकस और क्षण में रहने से बहुत गहरा संबंध है। आप पूछोगे कैसे? जी बिल्कुल। तो 26 कहानियां थी जिससे प्रेरित होकर भारत नाम इस देश को मिला, जिसमें से एक कहानी ये भी थी, द भा इन भारत स्टैंड्स फॉर भावना। भा का अर्थ है भावना, रा को लिया गया है रागा से और ता को लिया गया है ताल से। पूरी भावनाओं से रागा को समझ के ताल में रहिए। भारत। और देखिए क्या वाइब्रेशन आता है इस रूम में अगर मैं कहूं भारत, है ना। पूरी भावनाओं से रागा को समझ के ताल में रहिए। विद ऑल द सेंटिमेंट एंड पैशन एट योर कमांड, अंडरस्टैंड द ट्यून एंड बी वन विद द रिदम। ये एक ब्यूटीफुल क्रिएटिव म्यूजिकल तरीका है कहने का कि क्षण में रहिए, ये क्षण ही जीवन है। हर एक सांस आपको एक संदेशा दे रहा है। अगर निरुपमा जी अगला सांस नहीं लेती है तो मृत्यु है, अगर आप ये सांस नहीं छोड़ती है तो वो भी मृत्यु है। बिल्कुल। हर एक सांस आपको ये संदेशा दे रहा है कि क्षण में रहने के अलावा आपके पास कोई पर्याय ही नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को ऐसा मैनिपुलेट किया हुआ है, हमारे दिमाग को, कि हमको लगता है हम भविष्य में भी रह सकते हैं, हम अतीत में भी रह सकते हैं, और वर्तमान के अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। तो क्षण में रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्षण में रहने के लिए आपको एक सिंपल एक्सरसाइज में देता हूं। जो लोग आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उस पे भी मैं आता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं उनको हम अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं। मतलब इनको बहुत एक्टिविटी की आदत है, कभी ये करो वो करो, इधर भागो उधर भागो, इनसे बात करो, फोन पे कुछ करो, लैपटॉप पे कुछ करो, इधर कुछ करो उधर कुछ करो। 1 मिनट भी वो लोग एक जगह पे बैठना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। जी, है ना। तो उनके लिए 2 सिंपल टेक्निक्स में देता हूं जिससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जी। आपकी जो किचन की या कोई भी बाथरूम की टैप हो, बेसिन की टैप, नल जिसको कहते हैं, जी, उसको ऐसा सेट करने का कि हर मिनट 5 या 10 ड्रॉप ही गिरना चाहिए। हर मिनट में 5 या 10 बूंद, जिसको ड्रॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो स्पीड से पानी आना चाहिए, है ना। 5 या 10 बूंद प्रति मिनट। उस पे सेट करने के बाद जब वो बूंद टैप के टॉप से फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होके बेसिन पे गिरता है, गिर के स्प्लैश होता है, आपकी आई की मूवमेंट उसके साथ ही रखिए। वापस नेक्स्ट बूंद आता है, वो भी पहले फॉर्म होता है, वहां पे उसकी एक रचना होती है, वो रचना होने के बाद वो धीरे से गिर जाता है, गिर जाने के बाद वो स्प्लैश हो जाता है बेसिन में। पूरी मूवमेंट को फॉलो कीजिए। इसको योग में हम धारणा बोलते हैं, मेंटेनिंग कंसंट्रेशन एंड फोकस इन मूवमेंट। तो इसमें ये अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट किया, पूरा ड्रॉप को फॉलो कीजिए कंटिन्यूस फॉर 5 to 10 मिनट्स एवरी डे। फिर आपको मैं मच्छी मार्केट में भी छोड़ दूं और बोलूं यहां पढ़ाई कीजिए,
आप वहां भी पढ़ाई कर लोगे। ओह, यस, बिकॉज मूवमेंट में आपको कंसंट्रेशन और फोकस की आर्ट मिल जाती है। वो ड्रॉप, वो बूंद जो है, सिर्फ एक बहाना है। प्रयास ये है कि बाहर का माहौल कैसा भी रहे, मूवमेंट किसी भी तरह रहे, फ्लक्चुएशन किसी भी, जिसको संस्कृत में वृत्ति बोलते हैं, माइंड की फ्लक्चुएशन, उसको वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति किसी प्रकार की क्यों ना आए, आपको अपने फोकस पे डटे रहने की कला सीख जाओगे आप। कहने का मतलब यही है कि देखना हमें भीतर ही है, भीतरी विकास ही करना है जी। और अब कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि माता पिता जो है वो ज्यादा दबाव में होते हैं, तो माता पिता की क्या अप्रोच होनी चाहिए, खास तौर से जब ये परीक्षाओं का समय है, तो क्या व्यवहार होना चाहिए उनका? कभी कभी ज्यादा दबाव माता पिता का आ जाता है बच्चों पर, और बच्चे वो जो दबाव है, वो जो स्ट्रेस है, वो झेल नहीं पाते जी। तो क्या व्यवहार होना चाहिए माता पिता का? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, और इसका मैं उत्तर इस वाक्य से दूंगा जी कि बी द गार्डनर एंड नॉट द लैंडलॉर्ड। जी। आप गार्डनर बनिए, जो जमीन का मालिक मत बनिए। अक्सर जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं, हम ये समझते हैं हमारी जमीन है, ये हमारी खेती है, इसमें हम जो चाहे उगाएंगे, जो चाहे करेंगे, जैसा हम चाहे वैसा होगा। उसके बजाय आप वो गार्डनर बनिए जो माली है, जो पानी डालता है, उसको सनलाइट बराबर मिलता है कि नहीं पौधे को वो देखता है ना, उसको कितना हवा मिलना चाहिए वो हिसाब से उसकी डायरेक्शन सेट करके रख देता है, जब चाहे थोड़ा इधर उधर हिला देता है ताकि उसको रोशनी और ज्यादा अच्छी तरीके से मिले, है ना। तो वी पेरेंट्स हैव टू बी द गार्डनर्स एंड नॉट द लैंडलॉर्ड्स। और जब एक रोज फ्लावर खिलता है, फुल ब्लूम में जब आता है, उसको ये फिक्र नहीं होती है कि बाजू में जो रोज फ्लावर है वो उसका रंग मेरे से ज्यादा तेज है कि नहीं है, वो मेरे से ज्यादा फैला हुआ है कि कम फैला हुआ है। तो इन इंग्लिश वी से सिंपली ब्लॉसम। बिल्कुल। दूसरे की तरफ नजर मत देखिए, उनका बच्चा क्या कर रहा है, अपने बच्चे को ब्लॉसम करने के लिए, एक रोज फ्लावर की तरह खिलने के लिए आपको एक बहुत अच्छा माली बनना चाहिए। बिल्कुल। आपको वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे उनको एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी संस्कार और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हेल्दी माइंड भी मिले। बिल्कुल जी। विवेक जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें निवाजा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूं हम कहीं और इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। जरूर। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो,
हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो। इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। भाई ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा सा हम ख्याल अगर रखें तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है आसानी से, है ना? जी, छोटी-छोटी बातें हैं, छोटे-छोटे से ये पद्धतियाँ हैं और इन्हें किया जाए, इस पे थोड़ा मनन करके बच्चों के साथ भी करवाया जाए तो ज़रूर बदलाव इसमें आएगा। बिल्कुल करवाया जाए, नहीं भाई करिए आप लोग, हम तो यही गुजारिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है कि हम लोग जो ये कार्यक्रम लेकर आए या जैसे आज विवेक शेट्टी जी ने बताया, इसका थोड़ा बहुत भी पालन अगर आप कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, तो जाहिर है कि बड़ी सुगमता हो जाएगी। देखो जिंदगी तो गुजारनी ही है, जैसी भी चल रही है, परीक्षा हो या नहीं हो, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम तनाव मुक्त होकर या फोकस्ड होकर किस तरह से उसको गुजारते हैं या किस तरह से उसका सामना करते हैं। जी, और इस साल ये भी है ना मैम, इस वर्ष की रेणु जी की ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, कैसे परीक्षा होगी, बच्चों अभी तक बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं है। हाँ, तो फिर लेकिन देखो जैसे अभी तुमने ये कहा कि अब ये पता नहीं है कि ऑफलाइन हो, अब इसी बात को लेके बड़े तनाव में है लोग। अरे ठीक है, जो सामने आएगा देखा जाएगा, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पढ़ाई आपको उतनी ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन है तो आपको कम पढ़ाई करनी है या ज्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे होगा, मेज पर मतलब कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करनी होगी वैसे कर लीजिएगा, जमीन पर बैठ के करनी होगी जमीन पर कर लीजिएगा, दिमाग तो उतना ही चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कक्षा में जाएंगे तो ज्यादा चलेगा और घर में रहेंगे तो कम, है ना? यानी कि रेणु जी ने सारी बातें बिल्कुल सीधी सरल भाषा में है भी ना। देखो जिंदगी को ऐसे ही सरल तरीके से लेना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी सरल रहेगी, है ना? जी, और अगर हम इसी तरह से सहज रहें तो हमें बहुत सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं, बिल्कुल, है ना? और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं दीपा कि हम लोग चाहे अनचाहे बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं नहीं बढ़ रही हैं, हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से समस्याएं आज पता नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ साल बाद वो समस्या इतनी विकराल हो चुकी होंगी कि तब हम लौट कर नहीं आ पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे तरीके के प्रदूषण हैं, उन्हीं में से एक है ध्वनि प्रदूषण, या जो हम आवाज करते हैं उसका जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रही हैं, जी, है ना? और सामान्य तौर पे जब हम इतना सोचते नहीं है, कहीं पे कोई बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा है तो हमें लगता है हाँ ठीक है कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। नहीं, अब कार्यक्रम हो रहा है तो बजेगा ही, खुशी है। हाँ, और लेकिन इसका क्या असर परिणाम होगा, हाँ परिणाम, और ये शायद वर्षों में धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन आज हम उसके बारे में इतना विचार कर नहीं रहे हैं। जी, अब लेकिन करें विचार, हम यही कह रहे हैं आप लोगों से कि जरूर विचार करें। अक्सर जैसे लाउड स्पीकर की बात है, भाई अगर आपके घर में खुशी है तो आप अपने तक सीमित रखें, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। या जिन भी रिश्तेदारों को आपने मेहमानों को बुलाया है उनको घर में बुलाकर उनका पूरा मनोरंजन कर लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराने की क्या जरूरत है? वो उससे एहसास नहीं होता, बल्कि लोग नाराज होते हैं या कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत धारणा रखने लगते हैं, या उस समय तो बिल्कुल नाराज होते हैं, हर कोई नाराज होता है, सिर्फ उस घर को छोड़कर जिसके घर में उत्सव होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है भाई हमारे घर में कार्यक्रम है या कुछ शुभ अवसर आया है तो पूरे देश में पता लगना चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है। और ये जो अभी खासतौर से आजकल परीक्षा के समय ध्वनि प्रदूषण पर जरूर ख्याल रखें कि जो भी हो रहा है, ये तो हो गई लाउड स्पीकर की बात जो हम लगाते हैं और जैसे, लेकिन इसी तरह से बहुत सारी हम बातें जैसे करते हैं, या घर में हम जैसे केवल घर के अंदर ही हमारे टेलीविजन चल रहा है या ट्रांजिस्टर बज रहा है, तो उसकी एक निश्चित जो है ना ध्वनि रखें, क्योंकि क्या होता है कि उसकी आवाज जैसे बढ़ती जाती है दीपा, तो हमें पता नहीं चलता है, हम उतनी ही तेज अपने बोलना शुरू करते हैं, हमारी आवाज भी तेज हो जाती है, यानी कि उसकी भी वो है वो तेज हो जाती है, तो धीरे धीरे पता नहीं चलता है। फिर वो क्या होता है कि एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, फिर जिसको ट्रांजिस्टर सुनना है या जिसको टेलीविजन सुनना है वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। बिल्कुल। अच्छा, जब उसने उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो हम और तेज बोलने लगे। तो फिर ये धीरे धीरे जो ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है, प्रतियोगिता, उसमें कब हम बहुत तेज, मतलब एक सीमा जो निर्धारित है हमारे आवाज की भी जो मापने की है, डेसिबल में हम नापते हैं, उससे कब हम आगे चले जाते हैं,
हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, है ना? और ज्यादातर के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सामान्य डेसिबल है क्या, जी। कि 0 से 80 तक का जो डेसिबल है, ये सामान्य, हम जो हमारे मनुष्य की जो श्रवण क्षमता है, ये इसके लिए बिल्कुल जी। ठीक है। इसके ऊपर अगर जाता है तो ये हम लोगों के लिए, हम खतरनाक सभी के है, लिए खतरा खतरनाक है। बल्कि 80 से भी हमें लगता है ज्यादा ही है, इससे कम में ही रहें। 25 जो है वो शांति का वातावरण रहता है, जी। तो हमें लगता है 40 तक भी हमें लगता है सुनाई पड़ जाएगा। आप ये सोचिए कि जितने धीमे बोलने में आपको सुनाई पड़ता है, आप खुद देखें जब आप धीमे बोलते हैं, मतलब आवाज, स्वर आपका नीचा रहता है, जी। कम आवाज, तेज नहीं होती, लाउड नहीं होती है। रफ्तार की हम नहीं बात कर रहे हैं, स्वर के ऊंचे और नीचे होने की जी, बात कर रहे जी। हैं। वो जब नीचा रहता है, जब आप वैसे बोलते हैं, तो आप देखिए कि आपका मन कितना शांत रहता है। वही वाक्य अगर आप बहुत तेज बोलते हैं तो उस वाक्य का पूरा मायने ही बदल जाता है। जी, है ना? जी, बिल्कुल। अब ये चीज शायद सोचते ही नहीं है लोग कि हमारी जी। आवाज ऊंची है, या जी। भाई हम आराम से बोल दें या ठहर के बिल्कुल। बोल दें। ऊंचे ऊंचे बोलते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। और जैसे जी। आप जो टीवी की बात कर रही थी, जी। टीवी जहां जिस कमरे में चल रहा है, हाँ। वहां लगता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ। आवाज तेज कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, आपने भी शायद ये गौर करा होगा, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सखियों ने भी, कि पड़ोस में या कहीं बाहर या दूसरे कमरे में वो आवाज ज्यादा आती है। फिर हम आकर के बोलते हैं कि भाई आवाज बहुत तेज चल रही है, इसे थोड़ी धीमी करो। तो दीपा, जैसे तुमने अभी ये कहा, इससे एक बात बहुत चमक रही है दिमाग में, कि यानी कि जब हम टेलीविजन ऑन करें खुद सुनने के लिए, खुद दूसरे कमरे में जाकर देख लें कि इसकी आवाज क्या है ना? ऐसा संभव है? एक बार जरूर कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरे कमरे में जाकर एक बार देख लें कि वाकई इसकी आवाज कितनी है, क्योंकि जैसे भी आप हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एक आदत बन जाती है और फिर हमें वो वही सहज लगने लगता है। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। ऐसे ही जब हम वाहन चलाते हैं सड़कों पर, तब बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अपने वाहन का समय समय पर सर्विसिंग कराते रहनी चाहिए, ताकि उसमें फालतू की जो आवाज आ रही है वो ना आए। बिल्कुल। अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसे भी ठीक कर लें। वहीं अनावश्यक रूप से आगे आपके बहुत बड़ा ट्रक है, आप छोटी सी स्कूटर लेके जा रहे हैं और आप उसको हॉर्न दे रहे हैं, बिल्कुल। तो भाई उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा हाथी है। जी। आप इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको जाना जरूरी है, जी। तो आप कहीं बीच में से, कहीं से, क्योंकि आपकी छोटी सी गाड़ी, तो आप निकाल के ले जा सकते हैं। भाई क्या और जरूरी है दीपा, ये बताओ मुझे। ये सोचने की ये बात है, जो बहुत ज्यादा 2-4 मिनट दोपहिए का फर्क पड़ता है। है कि नहीं? बिल्कुल। दोपहिए वाले मतलब किसी के विरोध में नहीं है रेणु जी ये, हाँ। लेकिन रुकते नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बात जो है, हम बात कर रहे हैं परिवहन की, तो जो भी वाहन चलाएं तो उसमें जब हॉर्न बजाते हैं तो आप ध्यान दें कि कितना अनावश्यक हम हॉर्न बजा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कृपया हम उसको क्या टाल सकते जी। हैं तो उसको टालें। देखिए, एक बात और, जहां आपने ये बोला ना, तो एक बात मुझे ध्यान आई कि सीधी सीधी सड़क है, सीधा जी। रोड है, हाईवे जैसा कोई रोड है, तो वहां तो हाँ। ठीक है, आप ना बजाएं। लेकिन जब घुमावदार रोड, कोई पहाड़ी इलाके में अगर हाँ। आप रहते हैं, तो वहां थोड़ा थोड़ा बजाते रहना, बिल्कुल। हर मोड़ पे आपको वहां नहीं, पे। मोड़ पर तो जरूरी है। जी। हमने इसीलिए कहा कि कितना आप देखें कि कितना आप फालतू में बजा रहे हैं, व्यर्थ कितना बजा जी, रहे हैं, जी। उनको रोकिए। आवश्यक तो नहीं तो हॉर्न ही हटा देना पड़ेगा। हॉर्न लगा इसलिए है कि जहां आवश्यक है वहां बजाएं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जहां लाल बत्ती हो गई है, हम खड़े हैं तो भी बजा रहे हैं कि भाई देखो, जैसे ही हरी होगी ना तो सबसे पहले मुझे भागना है। तो ऐसा भी हम हॉर्न बजाते रहते हैं। क्या आप जी। ऐसा बजा रहे हैं? तो कृपया न बजाएं। ऐसे ही और भी चीजें हैं हमारे आसपास, कुछ मशीन चलती है, मशीन निर्माण कार्य होता है, तो ऐसा नहीं कि अब मशीन चल रही है फिर भी हम बातें किए जा रहे हैं। अरे चल रही है, थोड़ी देर आप रुक जाइए, वो शांत हो जाएगी, तब आप बात कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। यहाँ तो मतलब ये आप जो ये बात कह रही है ना, जी। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है। जी। तो वहाँ के जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जी, जी। वो ऊपर से नीचे अब आवाज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं सुविधाओं की, तो आपके पास फोन है ना, तो आप फोन से बात कर लीजिए, तो ना आपको चिल्लाने की जरूरत पड़ेगी। इतनी तेज मशीन में अगर आप चिल्ला के नीचे वाले को बुलाएंगे, नीचे वाले की मंजिल वाले व्यक्ति को, वो कैसे सुन पाएगा? बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ऐसे ही स्कूल वगैरह में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था रखें, जब बच्चे भागते हैं मैदान में उनको लाइन आदि लगवा दें। थोड़ा टीचर्स ख्याल रखें, खुद बच्चे ख्याल रखें। स्कूल के पास अगर आप जा रहे हैं, अस्पताल के पास हैं, तो जाहिर है आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ये लगा रहता है लेकिन वो सिर्फ तख्ती तक ही सीमित रहता है, हम उस पर कभी भी गौर नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो हम कह रहे थे ना कि शुभ अवसर पे हम खूब लाउड स्पीकर बजा लेते हैं। बिल्कुल। आतिशबाजियां भी बहुत हाँ, वो तो खैर केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं करती हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी करती हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत हम जलाते करते हैं। एक साथ इसके बाद और भी है कि हम हॉर्न में भी जो कार के लिए, सबके लिए एक निर्धारित हॉर्न होते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि ट्रक का हॉर्न आप
स्कूटर में या कार में नहीं लगा सकते, जी, लेकिन जी। लोग लगा लेते हैं। बड़े वाहन जो होते हैं उनका अलग हॉर्न होता है, वो थोड़ा ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वो बड़ी जो वाहन है वो उनका रुकना, बढ़ना, मोड़ लेना मुश्किल होता है, इसलिए जी। उनका बहुत लाउड होता है हॉर्न। वो कभी कभी हम कार में लगा लेते हैं ताकि आगे वाले घबरा जाए कि अच्छा पीछे से बस आ रही है और किनारे हो जाए। कृपया ये ना करें, क्योंकि इससे कभी कभी बहुत गलत फहमियां भी होती हैं, इससे भी कभी कभी दुर्घटना भी होती है। इसके साथ ही जब हम कार चला रहे हैं आप खुद या तो जी। कभी अक्सर रहता है कि किसी साइकिल वाले के बिल्कुल कान के पास पहुंचते हैं हम और एकदम से तेज हॉर्न बजाते हैं। ऐसे में एक आध बार तो ऐसी भी दुर्घटना हुई है कि वो गिर गया और कभी कभी उसके बाद तो उसका कान ही खराब हो गया। तो एक तो आपने लाउड हॉर्न लगाया और उसके बाद कोई पैदल चलते हुए व्यक्ति के किनारे या उसके नजदीक से गुजरे और तेज से हॉर्न बजा दिया। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, और जो जैसे तुमने कहा ना कि 80 तक बस सामान्य है, तो उससे ऊपर बिल्कुल ना पहुंचे, बल्कि 80 तक भी ना पहुंचे, क्योंकि ये बिल्कुल सीमा रेखा है, तो वहां तक पहुंचने की क्या जरूरत है। अब बात होती है कि भाई ध्वनि प्रदूषण से नुकसान क्या है, बज रहा है बजने दो, ऐसा नहीं है। बहुत देर हम शोर में रहते हैं तो हमारे सिर दर्द हो जाता है, थकावट हो जाती है, बहुत जल्दी थकने लगते हैं, सुनने की क्षमता कम होती है, चिड़चिड़ापन होता है, फिर नींद नहीं आती, कभी कभी तो चक्कर सा आने लगता है और उल्टी आदि भी होने लगती बिल्कुल, है, बिल्कुल। पाचन की भी समस्या होती है। और किन्हीं किन्हीं घरों में वृद्ध भी तो हैं, हाँ, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल। हैं, तो और वो छोटे नहीं बच्चे बर्दाश्त कर पाते हैं इन सब चीजों को, तो उनके लिए भी जरूरी है कि आप वहाँ वो भी बात का ध्यान रखें। सिर्फ अपने घर में नहीं, अगर पास पड़ोस में है तो उसके लिए भी उस ध्यान बात का भी रखें। ख्याल रखें। जब त्योहार ऐसे आते हैं कि हम इतनी आतिशबाजी करते हैं, तो सोचिए जब हम ही लोग खांसने लगते हैं, हाँ। तो बड़े लोगों का क्या हाल होता होगा। बिल्कुल। तो इन इन सब सारी चीजों का भी तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और जरूरी तो है कि हम गीत सुने, लेकिन क्या समय है या नहीं है? समय तो अब नहीं है। तो हम बिल्कुल, चलिए समय नहीं है, लेकिन बातें और भी बहुत सारी हैं, इसलिए भी गीत हम नहीं आज बजाते हैं। एक तो जैसे कि हमने कहा कि कल हम थोड़ा सा किस तरह से हम तनाव मुक्त रहें, इसके बारे में आप तैयार रहिएगा, उसके लिए तैयार होकर आइएगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आइएगा, ढीले ढाले। काश ये होता कि हम सबको देख पाते हैं ना है रेणु ना? जी की हाँ, कैसे कैसे कपड़े पहने लोगों को होंगे। ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हम सिर्फ अफसोस करते हैं, और अफसोस इस बात का भी है कि आजकल जो फिर से एक बार कोरोना की समस्या बढ़ रही है, तो इसके लिए हम कुछ जिम्मेदार हैं और कुछ चीजों का हमें ख्याल भी रखना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, वापस वही जो बेसिक रूल थे कि हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है, हाथ बराबर धोते रहना है। बिल्कुल। लेकिन जब बाहर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं इन दिनों, बिल्कुल सब भूल गए हैं। देखने में तो ये आता है कि अब भाई चलिए ठीक है, अब कोरोना थोड़ा कम हो गया, तो अब डर कम हो गया। नहीं, लेकिन कम नहीं हुआ है भाई, ये किसने बता दिया इन लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आता है। बिल्कुल, तो ये हम सबकी जरूर जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और कभी किसी को टोकना पड़ जाए तो डरते हैं रेणु जी की, बिल्कुल। जब कहीं लाइन में हम खड़े हैं, हाँ। तो हम डर जाते हैं, बोलते नहीं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना। सबको ऐसा लगता है कि भाई हमें क्या करना है, लेकिन जरूरी है वहां पे उन्हें याद दिलाना, क्योंकि ये अब सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी हो। बिल्कुल जिम्मेदारी बन गई है। जरूरी नहीं कि आप 500 रुपए फाइन दें या कुछ फाइन दें तभी आप इसको समझे। हाँ, आप किसी और को भी कह सकते हैं इस बात के लिए, आप कहीं बहुत जरूरी, पहली बात तो निकले ही ना, जरूरी है, आप निकल रहे हैं, टैक्सी आपने की है, और अगर आपको ये ऐसा है तो टैक्सी वाले से भी तुरंत कह दें कि भैया तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है, पहनो। जी। तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखें, और खुद का तो ख्याल रखें ही कि जब भी आए तो हाथ धोएं साबुन से कम 20 सेकंड तक, और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, और कोशिश करें कि बाहर न निकलें तो बेहतर है ना? बिल्कुल, और इस तरीके से फिर से जो ये बढ़ रहा है, तो इसको रोकने हम सबकी जिम्मेदारी बन चुकी है रेणु जी, हाँ, तो और ध्यान भी अपनी रखना है। इम्यूनिटी पावर का भी बराबर ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, गर्म पानी पीते रहें, और जिस तरीके के भी और भी चीजें हैं उन सब का प्रयोग करते रहें, है ना? बिल्कुल, और फिर समय आज का भी ख्याल रखें। समय का भी ख्याल रखना है, और विदा लेते हैं इस बात का वादा करते हुए कि कल कुछ अच्छी बातें आपसे फिर से रोज साझा रोज होंगी। तो हम फिर मुलाकात करेंगे। आज सखी सहेली से हम आपसे विदा चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।